अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज लेक्चर नंबर 13 है और चैप्टर 12 हम डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का ही एक चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग। सबसे पहले हम देखते हैं जी प्रोबेबिलिटी होता है क्या। प्रोबेबिलिटी इन सिंपल वर्ड्स, इन अ सिंगल वर्ड, चांस। अब ये किस चीज़ की चांस? चांस ऑफ वेरिएशन, चांस ऑफ हैपनिंग, चांस ऑफ नॉन हैपनिंग। किसी कोई भी आउटकम है, कुछ भी हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका हम चांस देते हैं कि हाउ मच चांसेस, कैसा होगा और ऐसा नहीं होगा। इसकी अगर रियल लाइफ की एग्जांपल लूँ तो वो हमारे पास क्या है? बारिश। हम मोस्टली हर बंदा, ना कि सिर्फ न्यूज़ कास्टर्स, हम खुद भी एक दूसरे के साथ लगे होते हैं कि इतने परसेंट चांसेस हैं कि बारिश होगी, इतने परसेंट चांसेस हैं बारिश नहीं होगी। तो वो जो चांसेस हम देख रहे होते हैं वो हम क्या कर रहे होते हैं? प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर उसको स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो बारिश की प्रोबेबिलिटी, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी ये है और बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी वाई है। तो हम वो जो चांस ऑफ वेरिएशन देख रहे हैं एक चीज़ के होने और ना होने की, उसको कहते हैं जी प्रोबेबिलिटी। अब हर एक चीज़ की एक अपनी लैंग्वेज होती है। तो प्रोबेबिलिटी में जो जिस चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे होते हैं, चांस ऑफ वेरिएशन देख रहे होते हैं, उसको इवेंट कहा जाता है। और उस इवेंट में कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं और उस एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में जो हैपनिंग हो जाती है उसको आउटकम्स कहते हैं। तो इसकी एक अपनी लैंग्वेज है। जैसे वो बारिश वाली जो मैंने आपको रियल लाइफ की एग्जांपल दी है, तो वो जो बारिश है वो हमारा एक इवेंट होगा अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स लैंग्वेज। तो वो एक इवेंट है। अब इसकी ना एक वो कहना एक रेंज होती है। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से 1 के दरमियान में होगा। ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता और लेस देन 1 नहीं हो सकता, सॉरी 0 नहीं हो सकता। ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, लेस देन 0 नहीं हो सकता। 0 भी आंसर आ सकता है और 1 भी आ सकता है। 0 लेस देन एंड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। 1 से ग्रेटर नहीं जाएगी, 0 से लेस नहीं जाएगी। और अगर आपका एग्जैक्टली 0 आंसर आ गया तो इसका मतलब ये है कि जो इवेंट है वो हैपन नहीं होगा। आपकी इम्पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि नहीं, 100% गारंटी है कि अब ये ऐसा नहीं होगा। इन केस अगर आपका आंसर 1 आ जाता है, एग्जैक्टली आपका आंसर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 आ जाता है, तो उसका मतलब ये है कि सर्टेनिटी है, 100% आपकी सर्टेनिटी है कि ये इवेंट अकर हो जाएगा। इस चार्ट में कुछ प्रोबेबिलिटीज़ लिखी हुई हैं, डाइस की, इवेंट चांस की। ये सारी चीज़ें अब बाद में हम जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है जी, जिस चीज़ की, जिस इवेंट की, मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि आपको गलती ना हो, मैंने इवेंट को शो किया बेसिकली। जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे होते हैं उसको कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। आप कोई भी कैपिटल लेटर ले लें, जैसे हम सेट वाले में देखा था कि हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं सेट के नाम को, उसी तरह से कह लें उसको। तो पहले ये बात किसको कैपिटल लेटर से शो करेंगे? इवेंट को। उसके बाद जब हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे उसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे? पी ऑफ ई, मतलब आपने जो भी इसका नाम रखा है। देन उसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल कह लें या फेवरेबल आउटकम्स कह लें, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये जो एस है ये बेसिकली सैंपल है जहाँ से हम इवेंट को अकर करते हैं। ये देखें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और यही उसका फार्मूला है। हमारे पास एग्जांपल है, देयर आर 6 पिलोज इन अ बेड, 3 आर रेड, 2 आर येलो एंड 1 इज ब्लू। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ येलो पिलो? वो कह रहे हैं हम येलो पिलो को कितने तरीके से ले सकते हैं? 2, क्योंकि एन हमारे पास क्या है? 2। टोटल सैंपल हमारे पास क्या है? 6। उस 6 में 3 बेड हैं, 3 रेड हैं, 2 येलोज हैं और 1 हमारे पास ब्लू है। ये सैंपल था, एस था हमारा। तो एन ऑफ एस क्या है हमारा? 6। लेकिन हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? येलो पिलोज की। तो येलो पिलोज को हम कितने तरीके से ले सकते हैं? 2 वे से। हो सके देखिए, एक y1
पिलो है आपके पास, एक आपका y2 पिलो है, तो हो सकता है ना कि आप y1 ले लें, और ये भी चांस है कि आप y2 ले लें। लेना सिर्फ एक है कि पिकिंग उसने आपको बोला सिर्फ एक उठाएं, और कौन सा लेना है, येलो पिलो। तो चांस देखें कि हो सकता है आप y1 ले लें, और ये भी हो सकता है आप y1 ना लें, y2 ले लें। तो इसलिए हमारा n(2) क्या है, सॉरी n() इवेंट क्या है, उस इवेंट को मैंने क्या नाम दिया है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ पिकिंग येलो पिलोज। तो वो ए मैंने उसको नाम दिया है, तो n(a) क्या हो गया, 2। फार्मूला में प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड कर रहे हैं, पिकिंग अ येलो पिलो, और ये पूरी लाइन को मैंने कौन सा इवेंट कहा हुआ है, ए। तो n(a) डिवाइडेड बाई n(s), n(a) 2, n(s) 6 डिवाइडेड बाई, आंसर आ गया तो 1/3। 1/3 चांस है आपके पास कि आप y1 y2 में से कोई एक पिलो उठाएंगे। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि आपने जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्टैटिस्टिक में, उसको इवेंट बोला जाता है। या जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने पिकिंग ऑफ अ येलो पिलो, एक एक वो उठाना था, एक पिलो उठाना था, और कौन से कलर का, येलो। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल क्या था, एक इवेंट था, और उस इवेंट को किस तरह से शो करते हैं, कैपिटल लेटर से। आगे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब वो वही फार्मूला को दूसरे वर्ड्स में बोला गया है, फार्मूले को ही डिस्कस किया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आ नॉट अकरिंग इवेंट, पहले हम क्या कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट, कि एक इवेंट है वो हैपन हो सकता है, उसकी हैपनिंग को हम डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चे उसकी नॉन हैपनिंग को भी तो डिस्कस कर सकते हैं ना, कि कितने नंबर ऑफ चांसेस हैं कि ये इवेंट नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, हम उसमें पहले तो उसको शो करते हैं, ऐसे जैसे इवेंट है उसको मैंने कैपिटल ई से शो किया, उसके ऊपर एक छोटी सी बार लगा दो कि इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है कि नॉन हैपनिंग इवेंट की अकरेंस हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। और फिर उसका फार्मूला क्या है, 1 माइनस पी ऑफ ई। तो बच्चे ये जो पी ऑफ ई है ये क्या है, क्या है, अभी हमने सीखा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट है कि जो ये किसकी, ये प्रोबेबिलिटी है किसकी कि इवेंट हैपन होगा। तो ये इसका फार्मूला हमें आता है, ये वाला है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये फाइंड कर लेंगे तो हम सिंपली इसको 1 में से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग। तो यही इसका फार्मूला है। तो यहाँ से एक चीज़ हमारे पास, एक प्रॉपर्टी कह लें या रिजल्ट कह लें, हमारे पास आता है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग की इवेंट, मतलब इवेंट सेम है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग को ऐड कर दे, उसका आंसर इक्वल टू 1 ही आना चाहिए। मोर देन 1 नहीं, लेस देन 1 नहीं, एग्जैक्ट इक्वल टू 1 आता है अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग की, एक ही इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी देख रहे होते हैं, तो उसके प्रोबेबिलिटीज़ को अगर ऐड कर दे तो आंसर 1 आना चाहिए। क्लियर। ये एक वो कह ले, इसको रैंडम टेस्ट भी बोला जाता है, रैंडम टेस्ट एक्सपेरिमेंट। अब प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ प्रोबेबिलिटी की, ये चीज़ मैं आपको पहले ऑलरेडी समझा चुकी हुई हूँ कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये इसकी एग्जैक्टली वो 1 की इक्वल होता है। अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो उसको फाई से डिनोट किया जाता है, और फाई आपको पता है क्या है, बेसिक चैप्टर याद करें, जब उसका कॉन्सेप्ट 1 सेट में हमने सीखा था, फाई क्या है, एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, कुछ भी नहीं। तो ये एम्प्टी इवेंट को शो करा यहाँ पे। तो ये वाला उसकी एक रेंज है कि 0 से ग्रेटर, 1 से लेस देन आपका आंसर रहना चाहिए, या इक्वल टू भी हो सकता है। क्लियर। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन अकरेंस ऑफ फॉर विच द आउटकम इज अनसर्टेन इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। जो हम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, लाइक जैसे कॉइन को हम उछालते हैं, उसको टॉस करते हैं ना, वो जो कॉइन को उछालना है, कॉइन को टॉस करना है, वो एक्सपेरिमेंट ही तो हम कर रहे होते हैं। फिर उस एक्सपेरिमेंट की इवेंट क्या है, हेड आएगा या टेल आएगा, क्योंकि हम हेड या टेल की प्रोबेबिलिटी देख रहे होते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है,
टॉस, कॉइन को टॉस करना। जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में कोई ना कोई आउटकम आएगी। वो आउटकम क्या होगी? हेड होगा या टेल होगी। वो जो हेड है वो एक इवेंट है, टेल एक अनदर इवेंट है। ठीक है, तो कॉइन के एक्सपेरिमेंट करते हुए पॉसिबल आउटकम्स कितनी होती हैं? 2, हेड या टेल। तो ये हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंट जो हम काम कर रहे होते हैं। आगे है ट्रायल। ट्रायल क्या है? एक सिंगल परफॉर्मेंस। हमारे पास वो जो कॉइन था, जब हम उसको वन टाइम उसको टॉस करेंगे तो वो एक सिंगल परफॉर्मेंस परफॉर्म करेगा, तो उसको क्या कहते हैं जी? ट्रायल। अगर उसको मोर देन वन टाइम कर देंगे तो वो ट्रायल नहीं होगा, वो एक्सपेरिमेंट में कंसिडर करना शुरू कर देंगे। बट एक्सपेरिमेंट की जो सिंगल परफॉर्मेंस होती है उसको हम ट्रायल कहते हैं। सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होती है? इसको तो पहले मैं आपको बता दूं, एस से डिनोट करते हैं, और इसका नंबर ऑफ जो वो होते हैं आउटकम्स, उसको क्या कहते हैं? एन ऑफ एस। तो इसी चैप्टर में हमने एन ऑफ एस कहाँ पढ़ा था बच्चे? जब हम प्रोबेबिलिटी के फार्मूला को डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हमने एन ऑफ एस को डिस्कस किया था। उसका डिनोमिनेटर क्या था? एन ऑफ एस। एन ऑफ एस क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम्स किसके? जिसके हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कॉइन की। कॉइन को टॉस करो, वो क्या हो रहा है? एक्सपेरिमेंट। अब उस एक्सपेरिमेंट के मैक्सिमम कितने आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं? 2। तो एन ऑफ एस आपका क्या हो गया? पॉसिबल, ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या थी? 2। और वो जो आउटकम्स हैं वो क्या है? हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसलिए हमारी पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गई? 2। तो वो जो एन ऑफ एस है वो इस तरह से बनता है कि आपके पास जो एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है उसकी टोटल या ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या थी, तो वो उसको हम फिर शो कर देते हैं डिजिट में 2। जैसे कॉइन की ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या होती हैं? 2। और उनके नाम क्या है? एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है, जिसका ये सेट इस तरह से बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सैम्पल पॉइंट। ये जो मैंने 2 बताया है इसको सैम्पल पॉइंट कहते हैं जी। नंबर ऑफ मेंबर्स, इंडिविजुअल जो नंबर ऑफ हमारे पास मेंबर होते हैं सैम्पल सेट के, ये हमारे पास सैम्पल सेट है ना, जो किसी एक्सपेरिमेंट के नतीजे में बनता है। तो वो जो सैम्पल सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उसके मेंबर्स कितने हैं, तो वो 2 हैं। तो यही हमारा सैम्पल पॉइंट है, इसको 2 है। एन ऑफ एस क्या है जी? 2। आगे आ जाता है इवेंट। इवेंट मैं आपको बता चुकी हुई हूँ, ये तो एक चले डेफिनेशन लिखी हो ना, सादा लफ्ज़ों में आपको बता चुकी हुई हूँ, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। सैम्पल स्पेस से ही हम उसको लेते हैं। सैम्पल स्पेस क्या है? सैम्पल स्पेस अभी हमने देखा, ये जो पॉसिबल आउटकम्स का एक सेट बनता है उसको क्या कहते हैं जी? सैम्पल स्पेस। इस सैम्पल स्पेस में से ही हम किसी एक मेंबर की, या जिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितने मेंबर्स की उसने बोला होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो इस सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स में, मेंबर्स में से ही हम इवेंट फाइंड कर रहे होते हैं। तो वो इवेंट क्या है जिसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एन इवेंट। इवेंट फाइंड करें ऑफ अकरेंस ऑफ ए हेड। तो बच्चे ये देखिए, इवेंट हम फाइंड कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर रहे। इवेंट हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस कितनी होती है एक कॉइन को टास्क करने की? हेड या टेल? एन ऑफ एस क्या हो गया? 2। तो हम उसने बोला है इवेंट बताएं क्या? हेड का। तो इसमें क्या हेड है हमारा बच्चे? एक ही तो हेड है, तो इवेंट ई, उसको कैपिटल लेटर से शो किया, वो क्या है? हेड। तो इसका एक ही हमारे पास बनेगा एच, और इसका एन ऑफ ई क्या हो गया बच्चे? 1। कितने एलिमेंट्स हैं? 1, तो एन ऑफ ई हो गया। क्लियर? फार्मूला फाइंड नंबर ऑफ टोटल इवेंट। तो ये फार्मूला हमने कहाँ सीखा था? चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट सैम्पल स्पेस कह रही हूँ, सबसेट्स हम जब फाइंड कर रहे थे तो तब यही तो फार्मूला सीखा था हमने। तो बच्चे सैम्पल स्पेस, इवेंट, ये वही कॉन्सेप्ट हैं सेट और सबसेट वाला। क्लियर? वहाँ पे क्या था, आपको एक सेट गिवन था, आप उसके सबसेट्स फाइंड कर रहे थे, ऑल पॉसिबल सबसेट्स फाइंड कर रहे थे इस फार्मूला से।
यहाँ पे आपका क्या है, सेट को उसने सैम्पल स्पेस का नाम दे दिया है और इवेंट को, सब सेट को यहाँ पे उसने इवेंट कह दिया है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, वही फार्मूला लगा के हम सैम्पल स्पेस से ऑल पॉसिबल इवेंट्स फाइंड कर सकते हैं। वहाँ पे क्या था, टू एंड फार्मूला लगा के सेट से ऑल पॉसिबल सबसेट्स फाइंड कर सकते थे। बिल्कुल वही डेफिनेशन है, वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ नाम चेंज है। ठीक है, मैथमेटिक्स में उसको सेट और सबसेट कहा जाता है, स्टैटिस्टिकल में उसको सैम्पल स्पेस और इवेंट कहा जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अब आपने ये याद कर लेनी है, वन पेपर टेस्ट में या सीएसएस के एमपीटी में, पीएमएस के जीके में या सीएसएस के पेपर में भी आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होती है 1/2। ये कैसे, आगे हम एग्जाम्पल्स करते हैं तब भी आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं कॉइन वाले से ही आपको ये चीज़ समझाती हूँ। ये कैसे है, प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है जी हेड की, तो हेड को, इवेंट को मैं कह रही हूँ ई। आपका इवेंट क्या, आप किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो, नंबर ऑफ हेड्स की, हेड कितने आ रहे हैं, तो इसका क्या है एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई आपका क्या है 1, एन ऑफ एस आपका क्या है 2। तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आ गई 1/2। इसी तरह से 1/टेल आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आ जाती है 1/2। और ये फिक्स होती हैं, जब आप एक कॉइन को, अ कॉइन इज टॉस्ड, तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से डिफाइन होती है। और अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तब आपका सैम्पल स्पेस इस तरह से बनता है, आपके पास 2 सेट्स आ जाएंगे ना, 2 कॉइन्स आप टॉस कर रहे हैं तो आपका सैम्पल स्पेस इस तरह से बन सकता है कि मे बी आपने दोनों कॉइन्स को एक साथ टॉस किया है। या आप रियल लाइफ में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, करके देखें। उसके और पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 4 ही बनेंगे। ये देखें, आपने 2 कॉइन्स को टॉस किया और नीचे आपके हो सकता है दोनों हेड आ जाए, कॉइन 1 पे भी आपका हेड आ जाए और कॉइन 2 पे भी आपका हेड आ जाए। ऐसे हो सकता है ना, कॉइन 1 पे भी हेड आ गया, कॉइन 2 पे भी हेड आ गया। और ये भी पॉसिबिलिटी है जब आपने सेकंड टाइम उसको एक्सपेरिमेंट किया तो आपका कॉइन 1 पे हेड आ गया, कॉइन 2 पे टेल आ गया। फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना, कॉइन 1 पे टेल आ जाए, कॉइन 2 पे हेड आ जाए। और ये भी हो सकता है कि दोनों पे टेल टेल आ जाए। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या पॉसिबल हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या है, इसकी डेफिनेशन ही क्या है कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि एक एक्सपेरिमेंट से कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो जब आप 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हो तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल आएगा। तो आपका एन ऑफ एस क्या हो गया 4। क्लियर। अब हम फाइंड करते हैं जी प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन है हमारे पास, मैं सिर्फ 1-2 करवाऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे। 2 डिफरेंट कॉइन्स, कितने 2 डिफरेंट कॉइन्स टॉस्ड रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब देखें, सैम्पल स्पेस आपने हमेशा खुद ही बनानी होती है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। उसने बोला 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड, या और सैम्पल स्पेस हमें लाजमी चाहिए क्योंकि फार्मूला ही हमारे पास प्रोबेबिलिटी का क्या है एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो हमें ये एन ऑफ एस फाइंड करने के लिए सैम्पल स्पेस का देखना पड़ता है। तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड रैंडमली, तो जब 2 कॉइन टॉस किए जाते हैं तो सैम्पल स्पेस का सेट क्या बनेगा, ये हेड है, टेल है, टेल हेड और टेल टेल। तो एन ऑफ एस क्या होगा 4। तो यहाँ पे एन ऑफ एस हमारा क्या है 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसने आगे इसके सब क्वेश्चंस भी बनाए हुए हैं, गेटिंग 2 हेड्स। गेटिंग 2 हेड्स मतलब एग्जैक्टली 2, कॉइन 1 पे भी 2 आया है, कॉइन 2 पे भी 2 आया, हेड आया है। ये देखा सैम्पल स्पेस हमारी ये है, एन ऑफ एस हमारा 4 है। इवेंट क्या है प्रोबेबिलिटी हमने किसकी फाइंड करनी है, गेटिंग 2 हेड। तो स्टैटिस्टिक में जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो उसको क्या कहा जाता है, इवेंट। तो हमने इसको E1 का नाम दे दिया। तो E1 का सेट हमारे पास क्या बन रहा है, हेड हेड। तो एन ऑफ E1 क्या है 1। तो फार्मूला वही है, पहले पुट करें आंसर आ गया। सभी के सभी क्वेश्चंस ऐसे होना है। अगला क्वेश्चन है गेटिंग नो हेड। तो सैम्पल स्पेस में देखें, गेटिंग नो हेड, कोई हेड ना आए, तो वो सिर्फ टेल टेल ऐसा है, कॉइन 1 पे भी टेल आ रही है, कॉइन 2 पे भी टेल आ रही है। सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है
सैम्पल स्पेस में जिसमें कोई हेड नहीं, वो कौन सा है, टेल का। तो E2 के कितने मेंबर हो गए, 1 और 1/4 आंसर। देखिए फार्मूला एक ही है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने से मतलब क्या है, आपकी स्टेटमेंट पे कमांड हो, आपको स्टेटमेंट के साथ खेलना आता हो, तो बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं डाइस पे। डाइस लूडो सब खेलते हैं, ऑनलाइन भी बहुत खेली जाती है, तो डाइस तो सबको पता है। तो आपको पता है ये जो हमारे पास एक क्यूब होता है डाइस का, इसके कितने वो हमारे पास साइड्स होती हैं, 6। ये जो हमारे पास एक क्यूब है इसकी 6 साइड होती हैं। तो जब एक क्यूब, एक डाई रोल किया जाता है तो कितने पॉसिबल आउटकम्स बन रही होती हैं, उसकी सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, मे बी आपको 1 आए, मे बी आपको 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, आपको 6 में से कोई एक नंबर आता है जब आप एक लूडो के दाने को, एक क्यूब को आप रोल करके फेंकते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो आपके पास पॉसिबल ऑल सैंपल्स आपके पास क्या बनती हैं, 1 to 6। तो आपके पास n ऑफ x क्या हो गया, 6। तो बच्चे जिस तरह हम कॉइन वाले में देख रहे थे कि हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी सेम थी, तो इसी तरह से अगर आपको मैं बोलूँ 1 की, जब एक डाई रोल किया जा रहा है तो मुझे 1 की प्रोबेबिलिटी बताएं, तो 1 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम, तो 1/6। तो ये जितने भी मेंबर्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 की। ये भी आपने याद रखनी है MCQs के लिए। ये कब होगी, जब आर डाई इज रोल्ड। अब 2 डाइसेस आर रोल्ड, जब 2 डाइस हमारे पास रोल हो जाते हैं, आपके पास 2 लूडो के दाने हैं, तो तब आप क्या करेंगे, तब आपके पास 6 ही, आपके पास 6 यहाँ पे आपके n ऑफ s होते हैं और 6 आपकी यहाँ पे होती है। तो जैसे हमने कॉइन वाले का देखा था कि C1 C2 पे देखा था कि हो सकता है पहले वाले पे हेड आए, दूसरे पे भी हेड आ जाए, पहले वाले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आ जाए, पहले वाले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आ जाए, और ये भी हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। तो बच्चे, तो 6 पे करके हमारे 36 सैम्पल स्पेस बनते हैं। वो कैसे हो सकता है, D1 है आपके पास और D2 है। हो सकता है आपके पास ये कैसे बनता है, D1 पे आपका 1 आया, दूसरे पे 2 आ गया, दूसरे पे भी 1 आ गया, फिर आपका 1 आया D1 पे, दूसरे पे 2 आ गया, D1 पे फिर 1 आ गया, दूसरे पे 3 आ गया, D1 पे फिर 1 आ गया, दूसरे पे 4 आ गया, D1 पे फिर 1 आ गया, दूसरे पे 5 आ गया, और इसी तरह से D1 पे एक दफ़ा फिर 1 आ जाएगा और दूसरे पे 6 आ जाएगा। तो इस तरह से करके हमारी सारे की सारे 36 ऑर्डर पेयर्स बन जाते हैं। ऐसे हो सकता है ना। तो बच्चे सेम वाइज ऐसे भी तो हो सकता है D2 पे आपका 1 आता रहे और D1 आपका चेंज होता रहे 1 2 3 4 5 6 में। ऐसा ही है ना। तो इसलिए आपके n ऑफ s 36 हो जाते हैं यहाँ पे। और ये जो ऑर्डर पेयर बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है, मैं थोड़ा सा रेज कर दूँ, यहाँ से रेज करती हूँ। ये आपके लिए ये इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म बोलते हैं ना। तो ये कैसे बना हुआ है आपका, ये जो आप ब्रैकेट में इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं, 1 1 आपका कैसे बना है। तो बच्चे यार आपका D1 D2, D1 क्या है, आपकी फर्स्ट डाइस है, ये वाली D1 है, और दूसरा आपकी D2 ये सेकंड वाली डाइस है। ठीक है। तो हो सकता है D1 पे 1 आए और दूसरे पे भी 1 आ जाए, हो सकता है D1 पे 1 आए दूसरे पे 2 आ जाए। तो ये वो है, ये D1 के रोल है, ये D2, ये D3 D4 D5 D6 और D1 D2 D3 D4 D5 D6। इस तरह से इसने बनाई। ये D2 की कॉलम है, ये D1 की कॉलम है। तो ये फर्स्ट वाले जितने भी हैं ये D1 के मेंबर्स हैं, D1 के एलिमेंट्स हैं, और सेकंड वाले जितने भी वो D2 के हैं। तो इस तरह से हमारा ऑर्डर पेयर बन रहा है। क्लियर। तो आपको ये चार्ट फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आपको मोस्टली क्वेश्चंस ये वाले आते हैं कि व्हेन 2 डाइसेस आर रोल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि ऐसा हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि ऐसा हो रहा है। तो आपको ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए ये वाला चार्ट कैसे बनता है। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप अपने पेपर में ये वाला चार्ट बनाएंगे। क्लियर। ये वाला चार्ट आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि जब भी आप क्वेश्चन में पेपर सॉल्व करने लगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे, तो सबसे पहले आप ये वाला चार्ट बनाएंगे। यहाँ पे डाइस वाला क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन है 2 डाइसेस आर थ्रोन सिमल्टेनियसली। 2 यहाँ से पता चल गया हमारा n ऑफ s क्या है, 36। और वो चार्ट भी आप बनाएंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एज अ प्रोडक्ट।
बड़ा मजे की इसका कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं गेटिंग 6 एज अ प्रोडक्ट। वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एज अ प्रोडक्ट, कि आप नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 आए। अब ये जो हमारे पास चार्ट है ये वाला आपने ये बनाया हुआ है, वो कह रहा है प्रोडक्ट में 6 आए। तो मतलब उसके कहने का ये है कि आपके पास D1 है और D2 है, ऐसे ही है ना ऑर्डर पेयर में। तो वो कह रहा है अगर आप D1 को और D2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आना चाहिए। तो यहाँ से इस चार्ट से वो वाले ऑर्डर पेयर निकालिए जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर 6 आता है। तो हमारा इवेंट E1 क्या है, गेटिंग इवेंट ऑफ गेटिंग 6 एज ए प्रोडक्ट। तो हमारे पास ये वाले ऐसे ऑर्डर पेयर्स थे कि हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, D1 इंटू D2 करें तो हमारे पास आंसर आता है 6। 6 इंटू 1 1, 6 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6। तो हमारे पास ये 4 ऐसे ऑर्डर पेयर्स थे जिनको हम इवेंट के एलिमेंट्स बन रहे हैं, जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। तो एन ऑफ E1 हमारा क्या है 4 और एन ऑफ एस एज यू नो गाइज 36 होता है। तो फार्मूला वही है, फार्मूला चेंज नहीं होता, हमारे स्टैटिस्टिक में फार्मूला सेम ही रहता है। एन ऑफ E1 पे 4 पुट कीजिए, एन ऑफ एस पे 6 पुट कीजिए, हाँ 36 पुट कीजिए, सिंप्लीफाई करें आपका आंसर 1/9 आ जाएगा एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से उसका सेकंड क्वेश्चन था गेटिंग सम लेस देन 10। ये स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि अगर आपके पास D1 है और आपके पास D2 है तो आपका आंसर ये होना चाहिए अगर आप D1 D2 को ऐड करें या तो वो एग्जैक्ट 10 आंसर आए या लेस देन 10 आए, ग्रेटर देन 12 ना जाए, 10 ना जाए, मतलब 11 12 13 में से कुछ भी ना आए, लेस देन 12 या एग्जैक्ट 10 है। उसने बोला लेस देन एंड इक्वल टू 10 आए। तो आपके पास D1 D2 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर 10 आना चाहिए। तो ये वाले सारे ऑर्डर पेयर्स थे, ये जितने भी ऑर्डर पेयर हैं ये वाला E2 का सेट ये बनता है हमारे पास, जिनको हम ऐड करें एग्जैक्टली 10 आंसर आ रहा है या लेस देन 10 आ रहा है। जैसे 6 और 5 को ऐड करें तो क्या आंसर आ रहा है 11। क्या हम ये वाला ऑर्डर पेयर लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला लेस देन 10 और इक्वल टू 10। तो एन ऑफ E2 हमारा 33 है, एन ऑफ एस हमें पता है 36 है, वैल्यूज पुट करें आंसर आएगा। गेटिंग अ डबल एट, डबल एट का मतलब ये है कि D1 और D2 आपका सेम होना चाहिए। ऑर्डर पेयर है तो D1 और D2 आपका सेम होना चाहिए, और 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये डबल एट है। एन ऑफ E3 हमारा 6 है, वैल्यूज पुट करो आंसर आएगा। गेटिंग अ सम ऑफ 8, उसने बोला एग्जैक्टली 8 है। वो कह रहा है अगर आप D1 को D2 को ऐड करें तो एग्जैक्टली आंसर 8 आना चाहिए, 8 आए। तो ये वाले ऐसे ऑर्डर पेयर थे D1 D2 के जिनको हम ऐड करें तो एग्जैक्टली हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 8 8। तो एन ऑफ E4 हमारे पास 5 और वैल्यूज पुट करो आंसर आ जाएगा। फिर था गेटिंग सम डिविजिबल बाय 5, इट्स सो इम्पोर्टेंट। वो कह रहा है डिविजिबल बाय 5, वो कह रहा है आपके पास D1 होता है, एक D2 होता है, आप D1 को और D2 को ऐड करें तो जो आंसर आए वो डिवाइडेड बाय 5 हो। लेट सपोज ये देखिए आपका एक ऑर्डर पेयर है 5 5 का, ऐसा ही नहीं आपका D1 है या आपका D2 है। 5 प्लस 5 25 सॉरी 10, 5 प्लस 5 10 और 10 5 से डिवाइड करें, कम्प्लीटली डिवाइड होता है ना, 5 1 5 5 2 10। तो ये वो चीज़ कह रहा है कि आपके पास ऐसे ऑर्डर पेयर्स आए जिसमें से हम D1 D2 को ऐड करें और वो कम्प्लीटली 5 से डिवाइड हो जाए। वही है बस। एन ऑफ E7 है हमारा, ये हमारे वो वाले ऑर्डर पेयर्स हैं, वैल्यूज पुट करें आंसर आ जाएगा। गेटिंग सम ऑफ एटलीस्ट 11, जहाँ पे ये एटलीस्ट का मतलब आ जाएगा तो वहाँ पे बात होती है कम अज कम 11 और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट का कंसेप्ट हम रियल लाइफ में भी बहुत यूज़ करते हैं। एटलीस्ट जब हम कहते हैं ना कम से कम इतना तो आए, तो उसका मतलब ये होता है कि इससे ज़्यादा भी आ जाए तो ओके है। और जब हम एट मोस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे अगर उसकी ट्रांसलेशन को हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इतना, इससे ज़्यादा ना हो। तो वो क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा इतना, उससे कम हो तो ठीक है, ज़्यादा ना हो। तो ये वो वाला कंसेप्ट देता है। उसने बोला एटलीस्ट 11, कम अज कम 11 हो,
11 से नीचे कोई ना हो, मतलब 10, 9, 7, 8 में से कोई ना आए। वो कह रहा है एटलीस्ट 11, मतलब 11 के बाद 12, 13, 14, 15, मतलब ग्रेटर देन 11 आंसर आ जाए। 11 आ जाए, ग्रेटर देन 11 आ जाए, बट लेस देन 11 ना आए, इसका मतलब ये है। तो NF E3 हमारा 6 है। ओहो, NF E6 हमारा 3 है और वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। गेटिंग अ प्राइम नंबर एज द सम, वो कह रहा है आप D1 को और D2 को जब ऐड करें तो आपके पास आंसर ऐसा आना चाहिए वो प्राइम नंबर हो। जैसे आपके पास 1 और 2 का एक ऑर्डर पेयर होता है, इसको आप जब ऐड करते हैं तो वो आंसर आएगा 3। 3 इज द प्राइम नंबर। इसी तरह से अगर आप 1 और 1 को ऐड करें, 1 + 1 2, 2 इज द प्राइम नंबर। चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्राइम नंबर, नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर को हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ऐसा नंबर जिसके मिनिमम 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ, तो वो ये वाले डिजिट्स इसके एलिमेंट्स बनते हैं। तो वैल्यूज पुट को आंसर आ जाएगा। कार्ड्स, कार्ड्स भी आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखे हुए हैं, खास करके बॉयज़ ने, कि कार्ड्स क्या होते हैं, डेक। ये जो हमारे पास 52 कार्ड्स की एक डेक होती है। अब इस डेक में हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं। एक मिनट, हाँ, 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं आपके पास। एक स्पेड होता है, हार्ट होता है, डायमंड होता है और क्लब होता है। इसको डायमंड शेप कहते हैं, ये हार्ट शेप है, ये क्लब शेप है और ये स्पेड शेप है, ऐसे वाली जो ट्री बना होता है। तो आपके 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं। अब उसमें भी किस तरह से आपके टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। 52 में से आपके रेड 26 होते हैं, रेड आपके 26 ही आपके ब्लैक होते हैं। अब इन रेड में से भी आगे कैसे, 13 आपके हार्ट्स के होते हैं, 13 आपके डायमंड्स के होते हैं। जैसे ये देखें, ये 13 कार्ड आपके हार्ट के हैं, 13 आपके डायमंड के हैं। इसी तरह से 13 क्लब ब्लैक का होता है, ये वाले, ये क्लब जा रहा है, और ये 13 आपकी स्पेड होती है ब्लैक कलर में। तो ये आपको चार्ट आना चाहिए। आपको MCQs आ सकता है कि हमारे पास 52 कार्ड्स की एक डेक है, उसमें नंबर ऑफ क्लब कार्ड्स बताएं, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स बताएं। तो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, 26। नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने हैं, 26। नंबर ऑफ हार्ट कार्ड्स कितने हैं, 13। हार्ट कार्ड्स के कलर कौन सा होता है, रेड। तो डायमंड और हार्ट रेड कलर में होते हैं, क्लब और स्पेड हमारे ब्लैक कलर में होते हैं। तो ये आपको इनका नंबर और पता होना चाहिए क्या है। अब इसमें भी एक चीज़ ये देखिए, अच्छा ऊपर चले गया, ये देखिए हमारे पास 2 से 3, 4, 5, 6, 10 ये हमारे पास डिजिट कार्ड होते हैं, मतलब नंबर लिखे होते हैं, AJQK, ये अल्फ़ाबेटिकल कार्ड्स होते हैं, इनके ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं। एक ये चीज़ देखने वाली थी कि अल्फ़ाबेटिकल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, 4 × 4 16। A के 4, J के 4, Q के 4, K के 4 ऐड कर दे तो कितने बनते हैं, 16। 16 कार्ड्स कौन से होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल कार्ड्स होते हैं। तो डिजिटल कार्ड्स कितने, डिजिटल क्या कह रही हूँ, डिजिट्स कार्ड्स कितने होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनको आप खुद ऐड करके देखें कितने बनते हैं। उसके बाद इसमें एक और चीज़ क्या है, फेस कार्ड। हमारे पास JQK, जैक, क्वीन, किंग, ये ऐसे कार्ड्स होते हैं, ये फेस कार्ड्स होते हैं। इनके ऊपर एक फेस सा बना होता है, K पे किंग बना होता है, Q पे क्वीन बनी होती है, J पे जैक बना होता है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेसिस कार्ड्स कितने हैं, 12। 3 × 4 12। तो हमारे पास 4 फेसिस कार्ड हैं, 16 अल्फ़ाबेट्स कार्ड हैं और बाकी हमारे डिजिट्स कार्ड हैं। फेसिस कार्ड को पिक्चर कार्ड भी कहा जाता है। इसके बाद है एग्जाम्पल, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड बैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड है तो इसका मतलब ये क्या है, NF हमारा क्या है, 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसके आगे उसने सब हेड्स बनाए हुए हैं कि आपने किस किस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहला उसका जी, उसने बोला आपके 52 कार्ड्स की एक डेक है, उसमें से आप किस किस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, 2 ऑफ स्पेड। वो कह रहा है आपका स्पेड का कार्ड है और सिर्फ एक कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड को ड्रॉ करें और उसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। 2 ऑफ स्पेड, 2 ऑफ
स्पेड, वो कह रहा है जो आपने कार्ड एक निकालना है वो स्पेड हो और वो 2 का हो। ये देखें स्पेड कार्ड कौन से हैं हमारे, ये वाले, और इसमें से 2, ये वो कहते हैं ये वाला कार्ड निकाल के दें और इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं कितनी है। 52 कार्ड में से एक कार्ड ड्रा करना है, तो हमारे पास स्पेड का कार्ड 2 कितना होता है, एक ही होता है, तो उसका एन ऑफ ए क्या हो गया, हमने इसको इवेंट का नाम दिया तो वो 2 है। इवेंट क्या है, 2 अ कार्ड इज ड्रॉन ऑफ 2 ऑफ ए स्पेड, हमने स्पेड का कार्ड ड्रा करना है और वो कौन सा हो, 2 हो। और आपने अभी डेक में जाके देखा कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा कार्ड होता है 2 का, स्पेड का सिर्फ एक कार्ड होता है, तो हमारा एन ऑफ ए क्या हो गया, 1/52। क्लियर। अ जैक, वो जो कार्ड हमने ड्रॉ करना है वो जैक हो, तो हमारे पास चार्ट में देखिए कितने जैक होते हैं, 4। उसने यहाँ पे उसने हमें बताया था कि आप 2 लें, कौन सा, स्पेड का, उसने क्लियर कर दिया था। अब सिर्फ उसने ये कहा है जैक, उसने ये नहीं बताया कि वो स्पेड का हो, क्लब का हो, डायमंड का हो या हार्ट का, उसने सिर्फ कहा है जैक, वो जैक हो। तो आपके पास इवेंट जो है, लेट सपोज हम उसको बी कह लेते हैं कि अ कार्ड इज ड्रॉन ऑफ जैक, वो ये हमारा इवेंट है, उसको हमने बी का नाम दिया, तो वो आपका क्या होगा, 4/52 करें, आंसर आ जाएगा। तो ये आपको जो डेक है ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। अ किंग ऑफ रेड कलर, अब उसने बोला है अ किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर में किंग कितने होते हैं, 2, डायमंड और क्लब, तो आपके पास यहाँ पे जो इवेंट है उसका एन क्या होगा, 2, तो एन ऑफ ए मतलब इवेंट जो है वो 2/52 आंसर आएगा आपके पास। तो जब उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बच्चे कहाँ गया वो क्वेश्चन, अ किंग ऑफ रेड कलर, यहाँ पे आपका एन ऑफ सी 4 नहीं, तो अ किंग ऑफ रेड कलर इज 2 आउट ऑफ 52, तो एन ऑफ सी आपका 4 नहीं है, यहाँ पे आपका 2 आना चाहिए। तो 2/50 आंसर में मैंने सही लिखा है, 2/52 करें तो 1/26 आ जाता है, ये गलती से 4 लिखा गया है। यहाँ पे मैं क्लियर कर रही हूँ कि यहाँ पे आप 2 करेंगे, इसको मैं हाईलाइट भी करती हूँ ताकि इसको मैं एडिट कर दूँ, यहाँ पे 2 आना चाहिए। अ कार्ड ऑफ डायमंड, और डायमंड्स के कितने कार्ड होते हैं, 13, डायमंड्स का कलर कौन सा होता है, रेड, तो 13 कार्ड्स हैं, वो कह रहा है आपको एक ही कार्ड ड्रा करना है और वो कौन सा हो, डायमंड का, तो डायमंड के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 13। आप उन 13 में से कोई भी, आपके पास चांसेस है कि आप 2 ले लें, चांस है आप किंग ले लें, चांस है आप क्वीन उठा लें, आपकी अपनी मर्जी, आपके पास 13 चॉइसेस हैं, आप उनमें से कोई भी कार्ड ड्रा कर सकते हैं, तो 13/52 1/4 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर आप उसने बोला अ किंग और अ क्वीन, अ किंग और अ क्वीन, एक चीज याद रखिएगा, जब आपको सेट या प्रोबेबिलिटी में ये और का वर्ड आ जाए तो वहां पे आपने ऐड करना होता है। वो कह रहा है कि आपने जो कार्ड ड्रॉ करना है वो किंग हो या क्वीन हो, तो बच्चे किंग के कितने कार्ड्स होते हैं, 4, और क्वीन के कितने कार्ड्स होते हैं, 4, 4+4 कितना हुआ, 8, आपके पास 8 पॉसिबिलिटीज हैं, 8 पॉसिबिलिटीज हैं, 8 चांस ऑफ वेरिएशन हैं कि आपने एक ओनली 1 कार्ड लेना है और वो आप कोई भी ले सकते हैं, तो इसके 8/52 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, उसको सिंप्लीफाई आप खुद करेंगे। अ नॉन फेस कार्ड, आपके पास फेसेस कार्ड कितने थे, 12 थे ना, 4 आपके उसके थे जैक के, 4 ही आपके क्वीन के थे और 4 ही आप किसके थे, किंग के, तो आपके पास जैक, क्वीन और किंग के फेसेस कार्ड होते हैं, तो आपके पास टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, तो नॉन फेसेस कार्ड कितने होंगे, 52 में से 12 माइनस करें 40 आएगा। नॉन फेसेस कार्ड वही होते हैं 2 डिजिट, जो डिजिट्स कार्ड्स हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक कार्ड हमारा होता है अल्फाबेटिकल वाला ए, ये भी तो नॉन फेस कार्ड है ना, तो 52 में से 12 को माइनस कर दें और आपके नॉन फेस कार्ड कितने हैं, 40, वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। अब ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक हो और फेस कार्ड हो, तो आपके पास फेस कार्ड कौन से हैं, जैक, क्वीन और किंग, तो 2 ब्लैक जैक के होते हैं, स्पेड और क्लब, और 2 ही क्वीन के होते हैं और 2 ही आपके किंग के होते हैं, तो आपका वो क्या हो गया, हमारे पास इवेंट के नंबर कितने हो गए, 6,
आपका एन ऑफ जी क्या आ गया 6 जी, यहाँ पे मैंने कैपिटल नाम दिया इवेंट को। अब ब्लैक ऑफ फेस कार्ड वैल्यूज पुट करें आंसर आ जाएगा। अब ब्लैक कार्ड, द नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने हैं आपके पास 26। 13 आपके पास स्पेड के होते हैं, 13 आपके पास क्लब के होते हैं, तो ये दोनों आपके पास कितने हो गए 26 नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स होते हैं आपके पास। नीदर अ स्पेड नॉर अ जैक इज सो इम्पोर्टेंट, ये हम चार्ट से करते हैं। वो कहते हैं ये आप स्टेटमेंट याद रखें, नीदर अ स्पेड, वो स्पेड भी ना हो और जैक भी ना हो। चार्ट की तरफ आते हैं, फिर ये चीज़ समझाती है ये वाली स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट में उसने कहा था कि जो आपने कार्ड ड्रॉ करना है वो ना ही स्पेड का हो और ना ही वो जैक हो। अब जैक के टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं बच्चे 4 होते हैं, और जो स्पेड है उसके टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 13। ठीक है, अब ये जो जैक है इसके ये जो 4 कार्ड्स होते हैं, एक डायमंड का होता है, एक हार्ट का होता है, एक क्लब का होता है और एक स्पेड का होता है, ऐसा ही है ना। और ये जो स्पेड है इसमें से एक कार्ड जैक का भी होता है स्पेड वाला। तो क्या ये कॉमन चीज नहीं आ रही बीच में? मतलब अगर हम 13 प्लस 4 कर दें तो आंसर क्या आता है, 13 प्लस 4 करें तो हमारे पास आंसर आता है 17। लेकिन इस 17 में एक कार्ड ऐसा है जो 2 टाइम काउंट हो रहा है। जैसे ये देखें जैक, इसमें 4 वाले में एक जैक है जो स्पेड का है, और इस 13 वाले में भी एक जैक है जो स्पेड का है। तो वो जो जैक है वो सेम है, तो ये 2 टाइम काउंट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ से इसको 1 माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर आना चाहिए एन ऑफ जो इवेंट है वो क्या होगा 16। तो जो चार्ट से समझाना था वो यही था। ये देखें ये स्पेड के कार्ड्स हैं हमारे पास और ये जैक के कार्ड्स हैं हमारे पास, तो इसमें से ये वाला कॉमन आ रहा है, तो ये 2 टाइम काउंट हो रहा है, इसलिए हम -1 कर देंगे अपने इवेंट के एन में से। बेसिकली मैंने आपको ये चीज़ समझानी थी, हम 1 माइनस क्यों कर रहे हैं, तो वो आपका -1 होगा, तभी आपको फिर आंसर आएगा। सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ये वही मैंने ब्लू लाइन में आपको जो चीज़ समझाई है वही लिखी हुई है। नंबर ऑफ स्पेड्स का 13, टोटल नंबर ऑफ स्पेड्स का 52 का 30 39 और नंबर ऑफ जैकर्स 4 इज 3। ओके, वही चीज़ समझाई है जो मैंने ऊपर की है आपको समझाया। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। परमुटेशन आपको वो वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, रिकॉल करें उस कॉन्सेप्ट को। फैक्टोरियल, चैप्टर 1 में हमने फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट सीखा था। वो जो एक्सक्लामेटरी साइन है उसमें से उसका क्या होता था, जिस डिजिट के साथ ये आ जाता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मुझे कमेंट में बताएं 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या था, रिकॉल करके। बात करते हैं जी परमुटेशन। परमुटेशन क्या है, अरेंजिंग है किसकी, किसी भी चीज़ की। क्लास में हम चेयर्स को अरेंज कर रहे थे, करते होते थे, घर में चीज़ों को अरेंज करते हैं, तो हम अपनी डेली लाइफ में परमुटेशन करते रहते हैं, चीज़ों को अरेंज करते रहते हैं। परमुटेशन अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में मैंने बोला कि हम अपनी डेली लाइफ में परमुटेशन करते रहते हैं, कम्बिनेशन करते रहते हैं। बट परमुटेशन और कम्बिनेशन में डिफरेंस कहाँ पे है, जहाँ पे ऑर्डर की बात होगी, सीक्वेंस की बात होगी, वहाँ पे परमुटेशन होता है, और जहाँ पे ऑर्डर या सीक्वेंस मैटर नहीं करता वहाँ पे कम्बिनेशन होता है। क्लियर? कम्बिनेशन और परमुटेशन एक ही चीज़ है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द अरेंजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह लें, अरेंजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह लें, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह लें, बात परमुटेशन और कम्बिनेशन ही होती है। बट डिफरेंस कहाँ पे है, कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट उसमें ऑर्डर मैटर करता है, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। कहने का मतलब ये कि ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता। परमुटेशन कहता है अगर आपने ए बी की बात की है तो वो ए बी है, वो बी ए नहीं होगा। बी ए एक अलग चीज़ है और ए बी एक अलग चीज़ है। जबकि कॉम्बिनेशन कहता है आप ए बी कहो या बी ए कहो, ए की बात कर रहे हो दो तरीके से। क्लियर?
वो कहता है ये एक अलग बात है, ये अलग बात है, लेकिन कॉम्बिनेशन कहता है आप ए बी कह रहे हो या बी ए कह रहे हो, बात आप एक ही कर रहे हो। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता कॉम्बिनेशन में, और ऑर्डर मैटर करता है परमुटेशन में। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला क्या है परमुटेशन का, आपको ये आना चाहिए, और इसमें फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट यूज होता है। एन पी आर इसको शो किया जाता है। एन आपका क्या है, टोटल। एन हमेशा आपको जहां मिलेगा वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही होंगी, और यहाँ पे आर क्या है, जिसको हमने सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके हमने वो अरेंज करना होता है। सिलेक्शन जो होती है उसको आर कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। लेट सपोज आपके पास एन, ये देखिए आगे सोल्यूशन भी है, उसने सारा वो दिया हुआ क्लब कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर इन द सैंपल स्पेस व्हेन 3 ऑफिसर्स प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरी आर द चूजन। मतलब आपके पास एन क्या है, 4 और 3, आपने उसको चूज करना है, ये उसने चूजिंग बताई हुई है और ये उसने 4 बताया हुआ है। एन पी आर, एन आपका 4 है, आर आपका 3 है। बेसिकली मैं फार्मूला को समझाना चाह रही थी, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। एन की रिप्लेसमेंट पे 4 पुट करें, आर की रिप्लेसमेंट पे 3 पुट करें। अब ये कौन सा कंसेप्ट है, साइन इसके साथ कौन सा है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जिस डिजिट के साथ आ जाता है उसमें क्या होता है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जाता है। 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का आंसर क्या था बच्चे, 1 ही था, तो 1 आ गया। 4 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 आंसर आ गया हमारे पास। तो इसी तरह से कम्बिनेशन का है। कम्बिनेशन का फार्मूला हमारे पास होता है ये, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। परमुटेशन जैसा ही इसका फार्मूला है। परमुटेशन का फार्मूला क्या है हमारे पास, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, और इसके साथ अगर बाहर आर फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर दे तो ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला बन जाता है। तो बाकी सेम चीज़ है हमारे पास ये वाली। सैंपल, अभी हम प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक में सैंपल स्पेस को देख के आए थे। सैंपल आपका क्या होता है, सादा लफ्ज़ों में बोलूं, आपके पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है। सैंपल सादा लफ्ज़ों में हाँ बताती हूँ, सब सेट है। आपके पास एक सेट है जिसका नाम पॉपुलेशन है, और सैंपल आपका होता है सबसेट। आपका सबसेट है जिसका नाम सैंपल है स्टैटिस्टिक में। क्लियर? ये आपकी सैंपल पॉपुलेशन है। देखिए अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जैसे हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जब हम अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कह लें, या वैसे भी जब हम सर्वे कर रहे होते हैं, तो वो जो सर्वे हम कर रहे होते हैं, क्या हम पूरी यूनिवर्सिटी से वो सर्वे करवा रहे होते थे? नहीं, हम हर क्लास में से 5-6, मतलब अगर 50 स्टूडेंट्स की क्लास है तो वहाँ पे जाके हम 5-6 स्टूडेंट्स को अपना वो सर्वे भेज देते थे, और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस वगैरह लिखे होते थे वो हमें बताते थे। अब वो जो 50 स्टूडेंट्स की क्लास थी वो पॉपुलेशन थी, और वो जो हम सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं 5-6 स्टूडेंट्स से, वो क्या है, सैंपल। उस सैंपल के बेस पे, क्योंकि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते कि हम हर एक का देखें, हम सैंपल निकाल लेते हैं उस 5-6 स्टूडेंट्स की बेस पे, उस सैंपल की बेस पे फिर हम पूरी क्लास 50 की 50 स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन का एनालिसिस कर देते हैं कि इनकी क्या राय होगी, इनका आइडिया क्या है उस स्पेसिफिक चीज़ को लेकर जिसके रिलेटेड हम सर्वे कर रहे होते हैं। तो वो जो पॉपुलेशन है वो 50 है, और सैंपल क्या है, 5 स्टूडेंट्स जिनका हम सर्वे कर रहे होते हैं। तो सैंपल वो चीज़ है, और सैम्पलिंग एक तरह की एक टेक्निक है जिसमें से हम बड़ी पॉपुलेशन में से छोटी पॉपुलेशन निकाल के, मतलब सैंपल निकाल के उधर से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, देन उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे उसको प्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज द सैम्पलिंग और सैंपल, ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। बाकी आपने, ये थ्योरेटिकल बेस है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सैम्पलिंग मेथड्स क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, ये सारी चीज़ आपने एक दफ़ा खुद रीड कर लेनी है, क्योंकि CSS में 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये आप खुद रीड करके इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग का।
इसी के साथ मैं एक चैप्टर्स बताती हूँ, ग्राफ्स एंड चार्ट्स का, चैप्टर नंबर 13। ये ग्राफ्स और चार्ट्स आप खुद पढ़ेंगे। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ है, ये चीज़ें आपको पढ़ के समझ में आनी है, मेरे पढ़ाने से समझ में नहीं आनी, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। ये आप पढ़ेंगे तो समझ आएगी। अब ग्राफ और चार्ट में ये आउटलाइन आप देख सकते हैं क्या है। लाइन ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोरीग्राम, बार चार्ट, सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट और पिक्टोग्राफ। तो ये वाले जितना भी कॉन्सेप्ट्स है ना, ये आपको पता है। आप सीएसएस के पास पेपर निकाल के देखें, आपको कंपैरिजन पूछा गया हुआ था, डिफरेंस बिटवीन, या कंपेयर बोला जाता था पाई चार्ट एंड द हिस्टोग्राम। जिस तरह से आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये भी आपका एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। आपने इसको बैठ के रीड करना है, समझना है। अगर आपने रीड इसको समझ के किया तो आपको खुद ही समझ आ जानी है। क्लियर? ये आपका चैप्टर है, ये आपके खुद पढ़ने के लिए है। आपने इसको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इसको पढ़ना है। यहाँ पे हमारा स्टैटिस्टिकल पार्ट के सिर्फ 4 चैप्टर थे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज और प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग, और चौथा चैप्टर आपका ग्राफ्स एंड चार्ट्स वाला था। तो यहाँ पे हमारा स्टैटिस्टिकल पार्ट एंड हो जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एबिलिटी वाला पार्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।